previous lecture we saw the substitution method and elimination method, है ना। elimination method में जिसमें मैंने बोला था कि that is popular method जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं for the solution of the equation. Now in this lecture we will continue with our different types of solution, जिसमें मैंने बात की थी कि यूनिक सॉल्यूशन कब एक सॉल्यूशन होगा, कब दो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कब पैरेलल लाइंस होंगे, ये सब की हम बात करेंगे। थोड़ा सा समझते हैं, है ना। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन दी जाती है, वो फॉर्म देखते हैं। पहली बात की इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई होती है, मैं जनरल फॉर्म ले लेता हूँ। तो दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से दिया रहेगा आपको, ठीक है। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके से दिया रहेगा आपको इक्वेशंस। अब यहाँ पर ध्यान से समझो बेटा कि अगर ऐसा इक्वेशन दिया होगा, या फिर इसको आप कह लो कि ऐसे भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, a1x दोनों में से कोई भी दिया रहे डजंट मैटर, b1y इक्वल्स टू c1, या फिर a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तीन तरीके से सॉल्यूशन होते हैं, तीन टाइप के। पहला टाइप जो होगा बच्चों, दैट इज अगर मैं कहूँ यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन बोलना है, ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन, यानी x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, ठीक है। x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, और ये ग्राफ को कितने बार में कट करेगा, ये ग्राफ को एक बार कट करेगा, ठीक है। ये जो है, ये दोनों लाइंस, ये लाइंस की तो इक्वेशन, ये दोनों जो है ये एक दूसरे को वन टाइम कट करेंगे। क्या करेंगे, कट वन टाइम्स, ठीक है। इन केस ऑफ वन टाइम, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे अगर ग्राफ प्लॉट करोगे इन दोनों का, तो सपोज करो ऐसा कुछ होगा पहले वाले का ग्राफ और दूसरे का ऐसा, तो देखो एक बार कट करेगा, ठीक है। सेकंड जो कि हम ग्राफ चैप्टर में देखेंगे, है ना। दूसरा, इसके जो कंडीशन है बेटा, इसका यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो इस तरीके से है कि ये जो गिवन चीजें हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है, उसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a1 और a2 का रेशो अगर b1 और b2 के रेशो से इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। बस इतना ही चेक करना है। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा देखो बेटा, दूसरा टाइप, दैट इज नो सॉल्यूशन। क्या, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो चाहे कैसा भी हो। जैसे अगर मैं कहूँ ये ऐसा लाइन कोई बन रहा होगा तो दूसरा भी ऐसा ही बनेगा पैरेलल, अगर ऐसा बन रहा होगा तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। क्लियर है, पैरेलल होंगे, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो जब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं। अब इसका कंडीशन क्या है, इक्वेशन को देख के अगर आपको ये इक्वेशन दिया और पता लगाना हो कि किस तरीके का है, तो इसका कंडीशन बेटा ये है कि a1 अपॉन a2, ध्यान से समझते जाओ, आगे हम लोग को और ज्यादा समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल लूंगा। b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब a1 a2 और b1 और b2 का रेशो सेम हो, इक्वल आए, लेकिन c1 और c2 का ना आए, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस होंगे और नो सॉल्यूशन होगा। अब तीसरा देखो बेटा, तीसरा इज, थर्ड इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। infinitely many solutions, ठीक है। इसका जो कंडीशन है बेटा, जो लाइंस होंगे वो सेम लाइन होंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे रहेंगे, मतलब वो दोनों लाइंस में फर्क नहीं रहेगा। मतलब अगर ग्राफ ऐसा है और कोई लाइन ऐसे जा रही है
पहली लाइन, तो दूसरी लाइन भी इसी की एग्जैक्ट यही लाइन होगी, ठीक है, इसी पे लाई करेंगे, ठीक है। और इसका कंडीशन ये है कि तीनों जो कोफिशिएंट का रेशो है वो इक्वल हो जाएगा, तीनों कोफिशिएंट का रेशो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, C1 अपॉन C2। तो ये चीज नोट कर लीजिए, ये तीनों और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी x और y की वैल्यू अनगिनत होंगी। तो ये चीज नोट कर लो बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के जो कंडीशंस आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पूछे जाते हैं। तो जो जो आपको कराया जा रहा है वो तो करना ही है, क्योंकि वो पूछे ही जाते हैं, है ना, इतना तो एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे पता लगा है। सर आपने बताया क्या, ये तो जनरल फॉर्म में ज्यादा कुछ समझ नहीं है, अगर 50% भी समझ में आया तो अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ बेटा, आपका क्वेश्चन मैं यहीं से ले लेता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 18 अगर देखो पेज नंबर 57 में, तो वहां पे बोला गया किस तरीके का सॉल्यूशन है पता लगाइए। तो ये देखो 3x plus 5y equals to 12 and 4x plus 2y equals to 5, 4x plus 2y equals to 5। अब देखो ये किस फॉर्म में है, ये खुद देखो a1x plus b1y equals to c1, और ये किस फॉर्म में है, a2x plus b2y equals to c2। बस सिंपल सी बात है, वही चीज करो। अब देखो a1 अपॉन a2 निकालो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 निकालो, है ना, पहले इतना ही निकालो। तो देखो बेटा a1 क्या है, 3 है, a1 क्या है, ये देखो a1 की जगह क्या है, 3 है, a2 की जगह क्या है, 4 है, तो 3/4। सिमिलरली b1 क्या है, 5, b1 क्या है 5 एंड b2 क्या है 2, तो देखो 5/2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों इक्वल है, 3/4 और 5/2 इक्वल है, नहीं है। तो जैसे ही आपको ये इक्वल नहीं दिखे, आप सिंपल सा बोल दो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब ये कंडीशन लाई करेगा कि a1 और a2 का रेशो और b1 और b2 का रेशो दोनों इक्वल ना हो। गॉट इट बेटा। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं, एग्जांपल नंबर 19 ही देख लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज 5x plus 3y equals to 12 and 15x plus 9y equals to 50। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 निकालिए सबसे पहले। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकाले तो ये क्या बन जाएगा 5/15, b1 क्या बन जाएगा 3/9 दैट इज 3/9, और c1 अपॉन c2 भी निकालिए दैट इज 12/15। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी आप c1/c2 निकाल सकते थे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले हमें दिख गया कि अनइक्वल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 1/3, और इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/3 कट के, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 3 से कट करो तो 3 4 12, 3 5 यानी 4/5। यानी आप देख सकते हो ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। 1/3 इक्वल हुए और ये नहीं है, इसका मतलब a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। किसका कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का, यानी ये लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, और आप क्या सिंपली लिख दोगे, नो सॉल्यूशन। क्या लिखते हो बेटा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। आप देख सकते हो आंसर में वहां पर दे हैव गिवन इक्वेशंस है नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अब आप एक चीज देखो एग्जांपल नंबर 20 में इसी तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूं दैट इज 15x minus 3y equals to 14, और यहाँ पर ले लो 60x minus 12y equals to 56, और आप तब a1 upon a2 निकालो, यानी 15 upon 60 minus 3 upon minus 12, 14 upon 56। फर्दर इसको आप सॉल्व करो, तो आप देखोगे बेटा कि दिस विल बी 1/4, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। आप देख सकते हो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 लास्ट वाला कंडीशन है। इसका मतलब लास्ट वाली कंडीशन जहां पर तीनों इक्वल हो, वो कंडीशन क्या है बेटा, वो
वो कंडीशन आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या लिख दोगे, गिवन इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो पेज नंबर 59 में आपका वो दिया हुआ है, टेबल दिया है, उसको पूरा कंप्लीट कर लेना है, इसी पे बेस्ड है। क्या है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब आइए इसका एप्लीकेशन समझते हैं। आज इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे बेटा, है ना। तो आइए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 को, इसी पे बेस्ड है। और आपसे पहला क्वेश्चन जो बोला गया है एक्सरसाइज नंबर 3 में, पहला क्वेश्चन जो बोला गया है दैट इज शो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x + 5y = 12 एंड 5x + 3y = 4। और बोल रहा है कि हमें शो करना है कि गिवन equations have unique solution। तो देखो बस क्या करना है, a1 upon a2 should not be equals to b1 upon b2। किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर ये कंडीशन ऐसा फॉलो होता है, अगर ये कंडीशन ऐसे फॉलो होता है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो कंडीशन देख लो, a1 3 a2 5 is not equals to 5/3। क्या 3/5 और 5/3 इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब हेंस यूनिक सॉल्यूशन। कारण हमें जो इक्वेशन है सेटिस्फाई करने का, यूनिक सॉल्यूशन के लिए वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट बोला गया है कि शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया शो दैट गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 5 और 6x - 9y = 15। तो आप यहाँ पर भी अगेन क्या करोगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी ये होना चाहिए। अगर ये चीज हो रहा है, अगर ये चीज हो रहा है बेटा, b1 upon b2 equals to c1 upon c2, है ना, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब 2/3 2/6 फिर -3/-9 फिर 5/15। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/3 ये आएगा, यहाँ पर भी 1/3 आएगा, माइनस माइनस में कैंसिल, और यहाँ पर भी 1/3 आएगा। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो आई होप सेकंड वाला भी समझ में आया। आइए अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा थर्ड में समझते हैं, इसमें क्या बोलना चाह रहा है। इसमें बोलना चाह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, एक्सरसाइज थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 61। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k और गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, पहले मुझे ये बताओ, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है। हमें यहाँ पर 5y कुछ ये कंडीशन ये गिवन है ना, kx + 10y = 15। और हमें बोला गया है बेटा कि इसके नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, कौन सा कंडीशन, याद करो, a1 upon a2 = b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए और तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बस पहले और दूसरे को इक्वल कर दो, यानी a1 की जगह 8, a2 की जगह k, b1 की जगह 5, b2 की जगह 10। खत्म, इसको मत करो, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, k यहीं से आ जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 into 10, 5 into k 80 5k, और यहाँ से 560। क्या आएगा, k की वैल्यू क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 16 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप देखो, सिमिलरली देखो बेटा, यहाँ पर k x + 3y और दूसरा 12x + ky = 6। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, तो यहाँ भी नो सॉल्यूशन बोला है। तो नो सॉल्यूशन के लिए फर्दर यही फिर से यूज करोगे। तो देखो k/12 = 3/k, आगे कहीं जाना ही नहीं क्योंकि नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल में कभी भी k की वैल्यू नहीं आ सकती। तो k × k क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k² 3 × 12 k² दैट इज 3 × 12 36। k की वैल्यू क्या आ गई, √36 दैट इज या तो +6 या तो -6, दोनों आंसर सही। ठीक है, ठीक है बेटा।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, आपको दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, और वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 में इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया है, तो सिंपल सा करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप क्या लगाओगे, यही चीज लगाओगे। देखो ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं, फोर्थ का सेकंड वाला बता देता हूं, x 2y इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस ky इक्वल्स टू 1। आपको क्या बोला गया है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब a1 क्या है 1, a2 क्या है 3 और b1 क्या है -2, b2 क्या है k। तो क्या चीज इक्वल नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू मतलब क्या नहीं होनी चाहिए, है ना, ताकि इसका इक्वेशन क्या दे दे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या दे दे, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप देख लो बेटा, बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करो, तो k into 1 k और 3 into -2 6 और बीच में ये, यानी k की वैल्यू -6 ना हो, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। k की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, ये चीज फर्दर आगे बढ़ जाना, आप यही सब करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। फिफ्थ में देखो, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। फिफ्थ का भी देख लो, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। पहला वाला क्वेश्चन देख लो फिफ्थ का, 2x 3y इक्वल्स टू 7 एंड k 1 x प्लस k प्लस 2 y इक्वल्स टू 3k। और यहाँ पर हमें बोला गया है कि सॉल्यूशंस, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इनफिनिट मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, बस लगा दो। अब देखो a1 अपॉन a2 यानी 2 अपॉन a2 की जगह क्या है, a2 की जगह क्या है k 1 यानी k 1, b1 क्या है 3 और b2 की जगह k प्लस 2 और c1 की जगह क्या है 7 और c2 की जगह 3 है। बस अब इन दोनों को ले लो और फिर इन दोनों को ले लेना, तो देख लो 2k है ना। देखो ध्यान से बेटा, दोनों में से किसी को भी ले लो। देखो यहाँ पर 2 अपॉन k 1 और यहाँ पर 3 अपॉन k प्लस 2 और यहाँ पर ले लो 3 अपॉन k प्लस 2 और यहाँ पर 7 अपॉन 3k। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 से k प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा और 3 से k माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। फर्दर सॉल्व करो 2k प्लस 4, यहाँ पर 3k माइनस 3, यहाँ पर अब बताओ 3k उधर शिफ्ट होगा तो 2k माइनस 3k और 4 उधर शिफ्ट होगा तो -3 -4। यहाँ पर बेटा 2k माइनस 3k क्या हो जाएगा, 2k माइनस 3k होगा माइनस k और यहाँ पर -3 -4 -7 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई 7। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी देख लेते हैं k की वैल्यू क्या आ रही है। तो दिस विल बी 3 into 3k, 3 into 3k और यहाँ पर 7 into k plus 2 और यहाँ पर आप देखोगे 9k, यहाँ पर 7k प्लस 14 और यहाँ से 7k इधर जाएगा तो 9k माइनस 7k 2k इक्वल्स टू 14। आप यहाँ से भी देख सकते हो k की वैल्यू 7, यानी ये दोनों हमारा आंसर सही है। दोनों में से कोई भी अप्रोच करते हैं, आप इसको इक्वेट करो, इसको इक्वेट करो, डजंट मैटर, क्योंकि ये तीनों तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, किसी से भी किसी को इक्वेट कर सकते हो और k की वैल्यू आ सकती है। तो बाकी सब आपके होमवर्क है, जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो बेटा, मैं लाइव क्लास लेके समझा दूंगा। लेकिन पूरा का पूरा ध्यान से वीडियोस देखना है दोनों के दोनों, और तब जाके अगर डाउट है तो पूछना है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल पूरे खत्म कर दिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।